दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पे। प्रश्न ये है कि अनेक प्रकार से लाल डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। व्याख्या कीजिए। प्रश्न स्पष्ट है। प्रश्न में वो ये पूछ रहा है कि आप इस बात की पुष्टि कीजिए कि लाल डलहौजी आधुनिक भारत का संस्थापक है, आधुनिक भारत का निर्माता है। हमें ऐसे तथ्यों को सामने रखना पड़ेगा जो इस बात को पुष्ट करते हों कि आधुनिक भारत की नींव लॉर्ड डलहौजी ने रखी थी। अब ये अलग बात है कि लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल है वह भारतीय दृष्टिकोण से, भारत के राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से वह अच्छा शासनकाल नहीं माना जाता है। उसे हम एक नकारात्मक रूप से देखते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हम उसके कुछ कार्यों को भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताएंगे, जिससे आप कह सकते हैं कि वह आधुनिक भारत का निर्माता है, संस्थापक है। अब ऐसा कहा क्यों जा रहा है? तो ऐसा कहा इसलिए जा रहा है कि उसकी जो उस समय की नीतियां थी, उसके जो उस समय के कार्य थे, उसके प्रभाव आज तक पल रहे हैं और उसकी बनाई गई अवसंरचनाएं भारत में आज भी आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और अन्य भी कारणों से एक महत्वपूर्ण अपना स्थान घेरे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम जानते हैं कि डलहौजी का जो कार्यकाल है भारत में 1848 से 1856 तक था। वह राज्य हड़प नीति जो उसकी थी, उसके कारण वह भारत में अधिक बदनाम है। अब क्यों है, कैसे है, उस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा सिर्फ इस पे करेंगे कि उसकी नीतियों के प्रभाव क्या थे जिसकी वजह से वह आधुनिक भारत का निर्माता कहा जा रहा है। तो पहला, अगर इस पॉइंट को हम समझें तो हम देखेंगे कि उसने भारत में कुछ प्रशासनिक सुधार किए। तो प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत उसने किया क्या कि भारत जो विभिन्न प्रांतों में बटा हुआ था, उसने उसका एकीकरण किया। एकीकरण कैसे किया? एकीकरण उसने किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति के सिद्धांत से। उसने विभिन्न छोटे छोटे प्रांतों को, जैसे अवध को, झांसी को, सतारा को, इन सब को उसने ब्रिटिश भारत के अंतर्गत मिला दिया। ब्रिटिश इंडिया के अपने वाले बड़े वाले हिस्से में उसने उसका विलय कर दिया। तो इस तरह उसने प्रांतों का एकीकरण किया, और किसी भी देश के लिए प्रांतों का एकीकरण होना अति आवश्यक है। चाहे वो जर्मनी का एकीकरण रहा हो और चाहे आज़ादी के बाद भारत का एकीकरण रहा हो, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो एकीकरण तो होना अति आवश्यक है। ये तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था के लिए एक मजबूत और महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि 1852 में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम, 1854 में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत, और इसके साथ ही इन्होंने डाक विभाग की स्थापना की। अब आज के समय में अगर हम देखें तो टेलीग्राफ और डाक विभाग, इनका तार की व्यवस्था, इनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। कितना भी इनोवेशन हो जाए, कितना भी हम तकनीकी रूप से तरक्की कर लें, लेकिन डाक विभाग को जो है किसी अन्य व्यवस्था के साथ जो है प्रतिस्थापित करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। डाक विभाग भारत सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग है, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, और एक समावेशी दृष्टिकोण बना के रखता है। तीसरा जो इसने काम किया वो ये था कि सड़कों, पुलों, सरकारी भवनों, जो सार्वजनिक भवन हैं, जो सार्वजनिक महत्व की जो अवसंरचनाएं हैं, उसके निर्माण के लिए इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। हम आज भी देखते हैं जिसे हम PWD कहते हैं। तो PWD का क्या महत्व है? PWD सार्वजनिक निर्माण में अपना योगदान देता है, तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। उसकी प्रासंगिकता उसी प्रकार से आज भी बनी हुई है। अगला जो इसका सुधार था उसे हम देखें तो हम कहेंगे सैन्य सुधार।
सैन्य सुधार में इसने क्या किया, इसने ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के मध्य एक संतुलन बनाए रखने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। यह तब के लिए कि जब सेना में भारतीय अधिक हैं और जो अधिकारी वर्ग है उसमें यूरोपीय अधिक हैं, खासकर ब्रिटिश अधिक हैं, और जो शासक वर्ग है वो यूरोपीय हैं यानी ब्रिटिश हैं। तो शासक वर्ग ब्रिटिश और सेना में भारतीय अधिक, ऐसे में यह अपने आप में एक चुनौती है कि अधिकारी और सैनिकों के मध्य सामंजस्य कैसे बने, शासक और शासित में सामंजस्य कैसे बने। तो इस पे इसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूसरा काम इसने क्या किया, इसने तोपखानों को कोलकाता से, जो उस समय कलकत्ता कहा जाता था, कलकत्ता से मेरठ ट्रांसफ़र किया और इसने एक गोरखा रेजिमेंट बनाया। इसने कुछ समाज सुधार के भी कार्य किए। होता क्या था पहले, विशेष रूप से उच्च जातियों में कन्या भ्रूण हत्या यह प्रचलित था। निम्न जातियों में इसलिए नहीं प्रचलित था क्योंकि निम्न जातियां जो है वह मजदूर वर्ग में आती थी। वे खेतों में काम करते थे, बेगारी करते थे, कम मजदूरी पे काम करते थे, भोजन पे काम करते थे। ऐसी स्थिति में श्रम के लिए महिलाओं की आवश्यकता होती थी। तो इस नाते से निम्न वर्ग में जो बच्चियां होती थी वे बच जाती थी, लेकिन जो समाज के तथाकथित उच्च वर्ग थे वहाँ पे दहेज प्रथा, अन्य समस्याएं थी जिसके वजह से कन्या भ्रूण हत्या हो जाती थी। तो इस पर इसने जो है प्रतिबंध लगाया कि कन्या भ्रूण हत्या ये नहीं होना चाहिए। इस पर इसने मतलब कानूनी तरीके से कार्रवाई की। दूसरा इसने क्या किया कि उस समय का जनजाति थी जिसे हम कहते हैं खोड़ जनजाति। खोड़ जनजाति में नर बलि प्रथा थी, यह प्रचलन में थी। इसने इस पर भी विधिक प्रतिबंध लगाया, कानूनी प्रतिबंध लगाया। 1850 में धार्मिक अक्षमता अधिनियम पारित किया गया। अब क्या था इसमें, इसके पहले क्या होता था, इस अधिनियम के पारित होने के पहले क्या होता था कि जो कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता था वो अपनी पैतृक संपत्ति से बेदखल हो जाता था, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। लेकिन यह जो अधिनियम था इसने कहा कि नहीं, अगर कोई धर्म परिवर्तन करेगा तो उसे उसकी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, अपनी पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं होगा। और अगला इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया वो किया, इन्होंने 1855 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जिससे महिलाओं की स्थिति में अच्छा खासा सुधार हुआ। हम आज भी अपने समाज में देखते हैं पहले की तुलना में कन्या भ्रूण हत्या काफ़ी कम हो गई है। न के बराबर तो हम नहीं कर सकते क्योंकि समाज में भी कुछ लोग बचे हुए हैं, काफ़ी कम हो गई है। विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्हें विवाह करने की अनुमति दोबारा मिली हुई है, वे कर सकते हैं, उनके पास कानूनी अधिकार है। नर बलि प्रथा तो शायद अब समाज में कहीं नहीं होगा, नहीं ही होगा, जनजातियों में भी नहीं होगा। धर्म परिवर्तन समाज में देखने को मिल रहा है। हालांकि हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जबरन धर्म परिवर्तन यह नहीं हो सकता, यह गुनाह है। हम किसी भी धार्मिक मान्यता को, उपासना पद्धति को स्वीकार कर सकते हैं, यह हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई हमारा जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, यह इलीगल है। अगला जो उसने कुछ सुधार किया उसका सुधार था रेलवे। रेलवे सुधार तो हम नहीं कर सकते, रेलवे की स्थापना कर सकते हैं भारत में, रेलवे की शुरुआत कर सकते हैं। रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ है। आज भी हम देखते हैं कि जहाँ ट्रांसपोर्ट के साधन में अगर हम बात करें तो सबसे जो व्यापक जो सबसे विस्तृत फैलाव है वो रेलवे का है। सस्ता भी है, सर्वसुलभ भी है, आम आदमी के फेवर में भी है, और दूर दराज के इलाकों में भी
कम लागत पे माल की आवाजाही हो सकती है, यात्रियों की आवाजाही हो सकती है। तो रेलवे हर तरीके से भारत की जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जा सकती है और रीढ़ है भी। आर्थिक सुधार में इन्होंने क्या किया? आर्थिक सुधार में डलहौजी ने मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण किया। मुक्त व्यापार की नीति जो है वह आज के समय में हम देखते हैं, अगर उस समय के तुलना में और आज के समय में अगर हम इसको तुलना करें, कंपेयर करें, तो हम देखेंगे कि मुक्त व्यापार नीति एक अच्छी व्यवस्था है। अब ये अलग बात है कि इसके कुछ अपने नकारात्मक पक्ष हैं, लेकिन व्यापार में वृद्धि के लिए मुक्त व्यापार की नीति एक खराब तकनीक नहीं है, खराब बात नहीं है, ये होना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं है। इसने कुछ शैक्षिक सुधार भी किए। तो आप लोगों को याद होगा 1854 का वुड डिस्पैच जो है वह भारत में शिक्षा जगत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वह इसी के शासनकाल में आया है। इसने वुड डिस्पैच से प्रेरणा लेकर भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त रुड़की में और भारत में अन्य कई स्थानों पर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं तो हम कहेंगे कि डलहौजी ने इतना सारा काम किया जिसकी आज के समय में प्रासंगिकता बनी हुई है और वह आधुनिक भारत का निर्माता है। लेकिन इसके साथ में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि डलहौजी ने ये सारे काम किस लिए किए हैं। क्या वह भारतीयों का सुधार करना चाहता था? हालांकि अब अगर इस प्रश्न के उत्तर को यहाँ तक हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर हम इसके कुछ अन्य पक्षों पर अगर हम चर्चा करें तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर डलहौजी ने ये सारे काम क्यों किए हैं। तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सारे जो सुधार हैं वह औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रख के किए गए हैं, वह ब्रिटिश हितों को ध्यान में रख के किए गए हैं, किस उद्देश्य से किए गए हैं। तो एक इसके संबंध में एक बात समझी जा सकती है जिससे हम ये समझेंगे कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को क्लास में बताता रहता था बहुत पहले कि एक बच्चा था, उसके कान में दर्द हो रहा था और अचानक उसको किसी ने एक थप्पड़ मारा, वो गिरा, गुस्से में थप्पड़ मारा था ज़ोर से, वो गिरा और उसका कान सही हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कान के डॉक्टर हो गए हैं, आपने तो अपनी व्यक्तिगत खुन्नस में ही उसको थप्पड़ मारा था। अब ये अलग बात है कि आपके थप्पड़ लगने की वजह से या किसी अन्य वजह से उसका कान सही हो गया। अंग्रेज़ों ने जो भी नीतियां भारत में बनाई हैं वो अंग्रेज़ों ने अपने हित को ध्यान में रख के बनाई हैं। अंग्रेज़ों के जाने के बाद वो नीतियां, वे अवसंरचनाएँ, वो व्यवस्थाएं भारत के विकास में काम आ रही हैं, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने भारत के विकास के लिए इन नीतियों और अवसंरचनाओं का निर्माण किया है। उन्होंने निर्माण किया है अपने लिए, निर्माण किया था अपने लिए। अब ये नहीं है तो हमारे काम आ रही हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।